तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी सोशल साइंस में कंप्लीट हिस्ट्री। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, फिर तीसरा चैप्टर भूमंडलीय विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है कि बोर्ड पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज की इस एक क्लास में हम लोग डिस्कस कर पाए। इसीलिए ये आपकी हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? अगर सबको मेरी आवाज आ रही है, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सारे बच्चे फायर इमोजी के साथ हमारी क्लास में आएंगे और एक बार फायर इमोजी हो जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर सब? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आर यू रेडी? क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत तेजी से बच्चों की संख्या लगातार जुड़ती चली जा रही है और इस सेशन में हम लोग जैसे कंप्लीट जियोग्राफी किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री करेंगे। जियोग्राफी में हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे, हमने शॉर्ट डिस्कस किया था, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वैसे ही हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे जितने भी आ सकते हैं पेपर में। और फिर उसके बाद आपके शॉर्ट और लॉन्ग आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास के बाद आप ये मान के चलो कि आपका कम से कम 30 नंबर पक्का होगा। 30 नंबर, जो कि कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड पेपर में मैप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो तभी आप कर पाओगे जब तक आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से ये सारे क्लियर नहीं होंगे। तो अगर मैप को भी बहुत अच्छे से करना है तो आपको मैप के लिए भी ये क्लास अच्छे से देखनी पड़ेगी, ताकि जब आपके फैक्ट क्लियर होंगे तभी आप मैप में ना, तभी आप मैपिंग कर पाओगे, तभी आप मैप को भर पाओगे। तो इसलिए आज की इस क्लास को ऐसे देखोगे, बहुत प्यार के साथ सुनना, मैं बताऊंगा कि इस क्लास को कैसे देखोगे। लेकिन पहले मैं एक छोटी सी कुछ प्यारी प्यारी सी लाइन है जो आपको मोटिवेट करेंगी, उनको बोल देता हूं। स्टार्ट किया जाए? चलो देखो जरा ध्यान से। कुछ प्यारी सी लाइन है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं, मंजिल ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी और तेज करनी है। मंजिल ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार को थोड़ा और तेज करना है। और आज खामोशी से पढ़कर, आज खामोशी से पढ़कर अपनी कहानी खुद से स्वयं लिखना है। आ रही मेरी बात समझ में? कि भैया जो मंजिल है ना वो ज्यादा दूर नहीं है। अपनी रफ्तार को अगर हम थोड़ा सा और तेज करेंगे, हम अपनी रफ्तार को थोड़ा और तेज करेंगे और आज अगर खामोशी से पढ़ लेंगे ना तो अपनी कहानी हम खुद ब खुद लिख पाएंगे। मैंने ये जो पूरा शायरी है ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में सुना दी है आपको, ताकि आपको एहसास रहे कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपकी मेहनत तय करेगी। राइट? स्टार्ट किया जाए? चले भाई शुरू किया जाए। सर जी कितने घंटे की ये क्लास होगी? देखो घंटे निर्धारित नहीं है, पर फिर भी मान के चलो कि 4 घंटे 5 घंटे के आसपास ये क्लास हो सकती है। 4 घंटे मान के चलो, 4 घंटे के आसपास ये मान करके चलो कि ये क्लास हो सकती है और आराम से बैठना है। ठीक है? मैं स्टार्टिंग में सारे एमसीक्यू कराऊंगा, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो भी पूछे जाते हैं। बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारी डेट, इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होंगी जो पेपर में आती हैं वो। और फिर उसके बाद हमने एमसीक्यू के बाद फिर हमने रखा है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा रखता हूं। ठीक है? सारी चीजों को हमने रखा है और हर एक चैप्टर को यहां पर हमने कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है? तो चलें शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सामाजिक विज्ञान में 5 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद। सभी को पता है कि अगर इस चैप्टर से सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है तो शॉर्ट और एमसीक्यू बनने के पूरे चांस है और आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद।
इससे हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है भूमंडलीय विश्व का बनना, और चौथा है हमारे पास औद्योगिकरण का युग, और पांचवा है हमारे पास मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अगर क्लास में आज संख्या बराबर बनी रही तो मैं इन दोनों चैप्टर का जैसे वन शॉट कराया हूं, इनका भी वन शॉट आपके सामने जल्द ही लेकर के आ जाऊंगा, बिल्कुल डीप में। लेकिन पहले आपको ये सारे चैप्टर एक साथ मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा। राइट, स्टार्ट करें और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि वर्ष 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की थी। इनमें से कौन ऐसा था जिसने 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला को तैयार किया था? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फिर से सुनो। वर्ष 1848 में जब फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ था। देखो, मैं एक छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि इस पूरे लेक्चर में अगर आपकी सुनने की क्षमता है, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, कि इस पूरे लेक्चर में आपकी सुनने की क्षमता का विकास आप करके तब बैठना। मतलब अगर आपको सुनने की आदत नहीं है तो आप फिर एसएसटी समझ में नहीं आएगी। आपको पूरे क्लास में सुनने की क्षमता रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से फैक्ट बोलूंगा, आपको नोट करना है मेरे साथ साथ। आप चैट में आंसर ना कर पाए कोई बात नहीं, परंतु आप सुने जरूर जो मैं बोल रहा हूं, और उसको लिखें जरूर अगर आपको क्लियर नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर आप सुनोगे नहीं, आप लिखोगे नहीं, तो आप 15 मिनट के बाद बोर हो जाओगे और आपको लगेगा कि यार ये सब क्या चल रहा है। ये बात याद रखना, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई सुनने की क्षमता रखना, तभी क्लास में पढ़ना। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया वर्ष 1848 जब फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हुआ था, तो एक महान फ्रांसीसी कलाकार थे। उन्होंने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए इन्होंने एक यूटोपिया तैयार किया था, है ना? इन्होंने एक यूटोपिया तैयार किया था जिसे कहा जाता है कल्पना दर्श, जिसे कहा जाता है कल्पना दर्श। और इस कल्पना दर्श में उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, और जिसमें आप सभी को पता होगा एक स्वतंत्रता की प्रतिमा भी थी, जिसके हाथ विज्ञानोदय की मशाल थी और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र था। ऊपर से फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे थे और राजाओं के जो राज मुकुट है वो नीचे ध्वस्त पड़े हुए थे। राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर मैच करना चाहिए वो कौन सा मैच करना चाहिए? फ्रेडरिक शार्यू। ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे। अब क्वेश्चन कुछ भी कहीं से आ जाए, मेरा बच्चा तुरंत आंसर दे देगा कि भैया किसने कल्पना दर्श बनाया? फ्रेडरिक शार्यू ने। कब? 1848 में, जब फ्रांस का गणतंत्र हुआ था। उसमें 4 बातें कौन कौन सी थी? तुरंत मैंने बता दी कि भैया निरंकुश राजाओं के जो राजमुकुट थे वो नीचे पड़े थे, फरिश्ते ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे, है ना? फरिश्ते ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे, और उसके बाद जो स्वतंत्रता की प्रतिमा थी, एक हाथ में उसके ज्ञानोदय की मशाल थी और दूसरे हाथ में उसके घोषणा पत्र था, है ना? जो देश वाले लोग थे वो अपने हाथों में अपने अपने देश का झंडा लेकर के वहां पे खड़े हुए थे। ये भाईचारे का एक प्रतीक था। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे पास कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पे किसी का अंकुश नहीं होता। जल्दी से बता दो, ठीक है? जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश ही ना हो। कौन सी शासन व्यवस्था होती है? उसको बोलते हैं क्या कल्पना दर्श? नहीं भाई, कल्पना दर्श मतलब यूटोपिया की बात हो रही है जो कि फ्रेडरिक शार्यू ने तैयार किया था। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, है ना? ये नहीं हो सकता। जनमत संघ नहीं भैया, है ना? जनमत संघ भी नहीं होगा। निरंकुशवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और निरंकुशवाद का मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो। ऐसी सरकार जिस पर किसी का अंकुश ना हो, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग, जिस पर किसी का अंकुश ना हो उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुश। और ऐसी शासन व्यवस्था, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि 1789 ईस्वी में वहां पे फ्रांस में एक राजा था, है ना? फ्रांस में एक राजा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई सोलवे। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई सोलवे। और लुई सोलवे एक निरंकुश राजा था।
क्या था? एक निरंकुश राजा था। ये बात कहीं पर नोट करके रख लेना कि एक वो निरंकुश राजा था, ठीक है। बाद में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वो राजा जो है ना वो हार गया और उसके बाद 1792 में वो मर गया। राइट, आगे चले बेटा। क्या यहां तक प्लीज सभी को समझ में आ गया? आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जर्मनी के झंडे में रंग बता दो। अब एक्चुअली यहाँ पे एनिमेशन जो है वो गलती से रह गया, पर कोई बात नहीं, अब तो आंसर बता ही दोगे कि जर्मनी के झंडे में कौन सा रंग होता है। तो देखो ये है हमारे पास जर्मनी का झंडा। जर्मनी का झंडा जो होता है उसमें रंग होता है काला, काला होता है। गोल्ड यानी बीच में जो होता है वो गोल्डन होता है, यानी कि बीच में जो होता है वो सोना होता है। और फिर उसके बाद नीचे जो होता है वो होता है लाल। ये जर्मनी का झंडा है। तो लाल सफेद और नीला, लाल सफेद और नीला, है ना, लाल सफेद और नीला, लाल सफेद और नीला, ये तो एक ही जैसे मैच कर रहे हैं। तो ये जो अगर लाल सफेद और नीला बोला जाएगा तो ये किसका होगा? ये हमारे पास होगा फ्रांस का। ये किसका होगा? ये फ्रांस का होगा। राइट, उसके बाद काला, लाल और सोना, ये किसका होगा? ये जर्मनी का होगा। ये किसका होगा? जर्मनी का। हरा, पीला और